वेरी गुड मॉर्निंग। अपने पाठ चल रहा था प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जहाँ पर हम पढ़ रहे थे जल संरक्षण एवं उसके प्रबंधन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा प्रदेश राजस्थान है, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और आए दिनों यहाँ पर बारिश कम होने के कारण सूखा, अकाल जैसी स्थितियाँ बनी रहती है। तो आइए हम वर्षा के जल को कैसे अधिकाधिक संरक्षण करें और पारंपरिक स्रोतों में जल के संसाधन को अधिकाधिक संरक्षण करके अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण एवं जल संपदा को लगातार लंबे समय तक कैसे हम बनाए रख सकते हैं। तो सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ, जल संरक्षण एवं प्रबंधन। देखो, जल संरक्षण हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये जरूरी हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जल ही हमारा जीवन है और जल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो जल को संरक्षित एवं प्रबंधित करने के लिए प्रकृतिविदों ने प्रमुख 3 सिद्धांत बताए। वो है, पहला है जल संरक्षण एवं प्रबंधन। तो सीधा मैं जो लिख रहा हूं उसको साथ साथ मेरे साथ में लिखना है और कोशिश करनी है कि आपको हर पाठ पूरी तरह से याद हो, पढ़ाया लिखाया सब याद करना है। और आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होगी, ज़रूर होगी। ऐसा ना समझे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, क्या पता बोर्ड की परीक्षाएं होगी या नहीं होगी। 10वीं वालों के लिए पूर्ण रूपेण बोर्ड की परीक्षाएं होगी, चाहे उसमें 50% कोर्स आए या नहीं आए। आपको संपूर्ण कोर्स की तैयारी करनी है। आपको ऐसा नहीं कि 50%, आपको पूरा याद होना चाहिए। तो चलते हैं जल संरक्षण एवं प्रबंधन। देखिए, जल संरक्षण एवं प्रबंधन के प्रमुख 3 सिद्धांत हैं। पहला वाला है जल संरक्षण, जल की उपलब्धता बनाए रखना। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमारे पास में जितना जल है उसको हमारे पास में उपलब्ध बनाए रखना। दूसरा एवं इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वो प्रदूषित जल को बचाना। हमारे पास में जितनी भी जल के स्रोत हैं, जैसे नदियां हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, खड़ीन हैं, बावड़ियां हैं, उनको प्रदूषित होने से बचाना। आए दिनों हम अखबार में पढ़ते रहते हैं या लेख पढ़ते रहते हैं कि गंगा नदी इतनी प्रदूषित हो गई है। तो ये प्रदूषण जिनसे फैल रहे हैं उनसे होने वाले प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, हम कैसे एक से अधिक लोगों को जागरूक करें जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है प्रदूषित जल को प्रदूषित होने से बचाना। तीसरा अंतिम जो जल संरक्षण एवं प्रबंधन का सिद्धांत है वो है संदूषित जल को स्वच्छ करके पुनः चक्रण करना। जैसे हम जानते हैं कि आपने आए दिनों देखा होगा, शियाना से आप जब स्कूल की तरफ आते हैं, बस स्टैंड की तरफ, तो अपने मेन वाली ये जो गली है उसमें नालियों का पानी प्लास्टिक की थैलियों के रुकावट के कारण आए दिनों बाहर गलियों में पसरता रहता है। तो जैसे ही ये नालियों का पानी है आगे जाकर किसी तालाब में या यूं ही फैला रहता है, तो इसी तरह से ये निकलने वाला सीवरेज का पानी है, इसको स्वच्छ करके इनका पुनःचक्रण कर सकते हैं, इनका पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे इसी जल का उपयोग हम कृषि कार्य करने के लिए कर सकते हैं, फसल को उत्पादित करने के लिए कर सकते हैं या बंजर भूमि में वृक्षारोपण के लिए कर सकते हैं। तो ये तीनों जो सिद्धांत हैं वो जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस तरह का प्रश्न बोर्ड में भी आता रहता है कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन के प्रमुख 3 सिद्धांत लिखिए। जल संरक्षण के सिद्धांत हो गए। अब है जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उपाय। हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जल को अधिक से अधिक सुरक्षित कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो पहला है वर्षा जल का संग्रहण करना। हम आए दिन देखते हैं कि बारिश का जल भूमि पर नदियों के रूप में प्रवाहित होकर सीधा समुद्र में चला जाता है, खारे पानी में मिल जाता है, वह भी खारा हो जाता है, मीठा पानी खारा हो जाता है। तो इस मीठे पानी के किस प्रकार के स्रोत बनाएं ताकि ये मीठा पानी लंबे समय तक धरती पर बना रहे। जैसा आप जानते हैं कि हम जैसे रामदेवरा के दर्शन के लिए रामदेव जी जाते हैं, तो वहां ढानियों में, जहां जैसलमेर में पानी की किल्लत रहती है, वहां लोग भूमिगत टाँके बनाते हैं और भूमिगत टाँकों में बारिश का जल 12 महीनों तक, पूरे 12 महीनों तक लोग उसका उपयोग करते हैं। तो वहां की जनता जागरूक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है, जल संकट देखा है। तो इसी प्रकार हम भी यदि जल संकट को देखकर, ध्यान में रखकर वर्षा के जल को अधिक से अधिक संग्रहित करें तो भूमि जल, भू जल स्तर को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है घरेलू जल की बर्बादी को रोकना है।
हम सबसे ज्यादा जल की बर्बादी घर पे करते हैं। तो घर पर होने वाली जल की बर्बादी को अगर आप रोक सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा घरेलू जल की बर्बादी को रोक सकते हैं, तो जल का संग्रहण एवं प्रबंधन हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भूजल का अति दोहन करने से रोकना। भूजल का मतलब होता है भूमि के अंदर जो जल समाहित है, भूमि के नीचे जो जल है उसका हम अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं, बोर करके, कुएं बना करके। तो हम उसका अतिदोहन रोक दे तो आने वाली पीढ़ियां जल संकट से बच सकती हैं। चौथा जो कारण है और उपाय है वह है जल को प्रदूषित होने से बचाना। पांचवा उपाय है जल को पुनः सक्रिय करके काम में लाना। पुनः सक्रिय का मतलब किसी भी चीज को एक बार उपयोग कर लेने के बाद में उन्हें पुनः दूसरी बार उपयोग में लेना पुनः सक्रिय कहलाता है। बाढ़ नियंत्रण एवं जल के समुचित उपयोग हेतु नदियों को जोड़ना। जैसे कि अपने पूर्व प्रधानमंत्री थे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी एक योजना थी कि नदियों को नदियों से जोड़ा जाए। लेकिन आजकल की जो सरकारें हैं, नीतिखोर सरकारें हैं, वो इस तरह की नहीं दे रही है या परियोजनाएं नहीं ला रही है। तो आपको इस तरह से जागरूक बनना है, एक जागरूक नागरिक बनकर के जल नियंत्रण, जल प्रबंधन, जल संरक्षण में भागीदारी निभानी है और अपने देश को जल संकट से उबारना है। तो जल संकट से उबारने के लिए जो छठा जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाढ़ नियंत्रण एवं जल के समुचित उपयोग हेतु नदियों को जोड़ना। सातवां जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कृषि का जो हम कार्य करते हैं, कृषि कार्य में देखो हमारे यहाँ कृषि कार्य संपूर्ण रूप से नालियों की सहायता से, नालियों का मतलब वेल। तो कृषि कार्य यदि फव्वारा पद्धति, फव्वारा सिस्टम एवं टपकन विधि यानी बूंद बूंद सिंचाई विधि से किया जाए तो कृषि में होने वाली पानी की जो किल्लत है उसको हम कम कर सकते हैं एवं जल संरक्षण एवं उसका प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है। यदि इन सभी उपायों को आप ध्यानपूर्वक लागू करें तो जल संरक्षण एवं प्रबंधन को सही तरीके से बचा सकते। अब जो अगला पॉइंट है समाकलित जल संभर प्रबंधन। अपना अगला टॉपिक है समाकलित जल संभर प्रबंधन। जल संभर एक ऐसा भू क्षेत्र होता है, एक भूमि का भूभाग होता है, एक लैंड स्टैंड होता है, जहां पर जो भूमि होती है उस भूमि एवं जल प्रबंधन के लिए कृषि, वानिकी एवं अन्य टेक्निक जो तकनीकी होती है उनको सम्मिलित किया जाता है और सम्मिलित करके उनका प्रयोग किया जाता है। तो कह सकते हैं कि जल संभर एक भू क्षेत्र होता है। अब जल संभर की सहायता से हम बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, उद्यानों में बढ़ावा दे सकते हैं, चारागाहों को बढ़ावा दे सकते हैं। सामाजिक वानिकी के तहत हम इस प्रकार के सभी कार्यक्रमों को सम्मिलित करके जल संभर कार्यक्रम चला सकते हैं। तो जल संभर एक ऐसा कार्यक्रम है जिसकी सहायता से जल का प्रबंधन भी हो सकता है, जल का समायोजन भी हो सकता है एवं इसकी सहायता से कृषि कार्य किया जा सकता है, वनारोपण किया जा सकता है एवं इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक और भी सम्मिलित। जल संरक्षण की अगली कड़ी में अपना तीसरा पॉइंट जो आता है, तीसरा एवं महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा के जल को अधिक से अधिक संग्रहित करना, कलेक्शन ऑफ रेनिंग वाटर। ये क्या चीज है अब देखते हैं। देखो आए दिन हम बारिश की ऋतु का आनंद लेते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वर्षा का पानी है वो व्यर्थ बहकर चला जाता है। तो इस बारिश के अमूल्य पानी को, जल को, जो हमारा राष्ट्रीय धरोहर है, एक राष्ट्रीय धरोहर बनानी चाहिए। ऐसी भी एक जो मुहिम चलनी चाहिए पूरे भारत में, ताकि लोग इसके इंपॉर्टेंस एवं महत्व को समझकर जल के संरक्षण एवं प्रबंधन को बढ़ावा दे सके। तो वर्षा के जल को अधिक से अधिक संग्रहित कैसे करें? तो वर्षा जल, आप जानते हैं कि वर्षा के जल के संग्रहण के कारण भूजल पुनर्भरण होगा, जो कि भूजल पुनर्भरण हमारे लिए अति महत्वपूर्ण उपाय है। राजस्थान प्रदेश जहां अधिकतर सूखा एवं अकाल की स्थिति बनी रहती है, अतः वर्षा का जल संग्रहण प्राथमिक आवश्यकता बन गया है। यदि हम वर्षा के जल का अधिक से अधिक संग्रहण नहीं करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन हम वर्षा के जल एवं जल के लिए तरस जाएंगे। तो वर्षा के जल का अधिक से अधिक संग्रहण करना है। इसके लिए आपको भूजल टांके बनाने होंगे,
अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना पड़ेगा। ये सभी उपाय है वर्षा जल संग्रहण के लिए अति आवश्यक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम नोट कह सकते हैं, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की कुछ स्वदेशी पद्धतियां प्रचलित है। देखो, वर्षा जल के संग्रहण के लिए हम सीधा राजस्थान में चलने वाली या राजस्थान में प्रचलित स्वदेशी पद्धतियां हैं, जो विधियां हैं, उस पर बात करते हैं। वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए जो राजस्थान में प्रचलित पहली पद्धति है वो है खड़ीन। खड़ीन हमारे गांवों में भी बनाई गई है एवं राजस्थान के अधिकतर गांवों में खड़ीन जो है एक प्राचीन पद्धति है जिसके द्वारा वर्षा के जल का अत्यधिक संग्रहण किया जाता है। तो खड़ीन क्या है? खड़ीन ढाल वाली भूमि में खेतों में निर्मित की जाने वाली एक अस्थायी तालाब होती है। यह ढाल वाली भूमि में निर्मित की जाती है। पहली इंपॉर्टेंट बात है खड़ीन की, यह ढाल वाली भूमि में निर्मित की जाती है। एक अस्थायी तालाब होता है जो कि खड़ीन कहलाता है। खड़ीन के दोनों तरफ मिट्टी का धोरा होता है। इसके दोनों तरफ तो मिट्टी का धोरा होता है, एक तरफ पत्थर की मजबूत दीवार बनाई जाती है। इस तरह की एक खड़ीन भर जाती है तो इस तरह का जो पानी है वो खड़ीन पूरी भर जाने के बाद में एक खड़ीन का पानी दूसरी खड़ीन में जाता है। इस प्रकार से आगे वाली खड़ीन बढ़ती जाती है और ये खड़ीन पद्धति है राजस्थान में वर्षा के जल को संग्रहित करने एवं भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत ही मजबूत एवं अति आवश्यक एवं प्राथमिक आवश्यकता बन गई। वर्षा के जल की संग्रहण पद्धतियों में राजस्थान में जो प्रचलित प्राचीनतम पद्धतियां की बात कर रहे हैं उसमें जो अगला नंबर आता है 2 नंबर, वो है तालाब। तालाब से आप भली भांति परिचित है। हर किसी के गांव में एक न एक तालाब जरूर होता है और तालाब हम जानते हैं कि पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में तालाब निर्मित हुआ करते थे। ये तालाब लड़कियों एवं लड़कों के स्नान करने के लिए पहले हुआ करते थे। जैसा कि आप उदयपुर में भ्रमण करने के लिए गए होंगे तो आपने सहेलियों की बाड़ी देखी होगी। तो सहेलियों की बाड़ी के बीच में आप जाते हैं तो एक तालाब बना हुआ है जहां पर रानियां स्नान करती थी। तो पहले जमाने में तालाब में स्नान करने के लिए हुआ करते थे, लेकिन आजकल बढ़ती हुई जल संकट की समस्या को लेकर राजस्थान सरकारें नरेगा के तहत तालाबों की खुदाई करवाते हैं, उनकी मेड़बंदी करवाते हैं, उसकी मेड़ करवाते हैं। तो ये तालाब राजस्थान में कम बारिश को लेकर भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। तो तालाब राजस्थान में वर्षा के जल को संग्रहित करने की प्राचीनतम विधियों में तालाब प्रमुख विधि है। पुराने समय में तालाब की तलहटी में एक कुआं बना हुआ होता था। एक कुआं बना हुआ होता था जिसे बेरी कहते हैं। तालाब भूजल स्तर को बढ़ाने में का एक वैज्ञानिक आधार है। तो एक प्रश्न आ सकता है कि भूजल स्तर को बढ़ाने का वैज्ञानिक आधार राजस्थान की भूजल या वर्षा जल संग्रहित करने की प्राचीनतम शैलियों में से एक है, तो आपका आंसर होगा तालाब। तो राजस्थान में वर्षा जल संग्रहित करने की प्राचीनतम विधियों में तालाब एक प्रमुख विधि है। पुराने समय में तालाब की तलहटी में एक कुआं बना हुआ होता था। इस कुएं को बेरी कहते थे। तालाब भूजल स्तर को बढ़ाने का एक वैज्ञानिक आधार माना जाता है। वर्षा जल संग्रहण की अगली कड़ी में पढ़ते हैं झील। झील आपने बहुत सारी देखी होगी। ऐतिहासिक दृष्टि से झीलें राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राजस्थान में एक ऐसा जिला भी है जिसको झीलों की नगरी से जाना जाता है, जिसका नाम आपके मुंह एवं जुबान पर हमेशा रहता है, उदयपुर, जिसका आपने भ्रमण भी किया होगा, जिसको झीलों की नगरी कहते हैं। और राजस्थान में विभिन्न प्रकार की खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, प्राकृतिक झील एवं कृत्रिम झील, विभिन्न प्रकार की झीलें हैं। हमारे पड़ोसी जो जिला है सिरोही में भी कहते हैं कि भगवान के नाखूनों से खोदी हुई एक नक की झील जो माउंट आबू पर स्थित है। क्योंकि हमारे राजस्थान में तो क्योंकि हमारे जालोर जिले में तो नहीं है ऐसी झील, कोई मेरे माइंड में तो नहीं आ रही है। अगर आपके माइंड में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भी ज्ञान करवा सकते हैं कि जालोर जिले में कोई ऐसी झील है या नहीं है। तो चलो झीलों की बातें करते हैं। झील वर्षा जल संग्रहण की अति प्राचीनतम विधि है। पुराने जमाने में थे, वैदिक काल से लेकर गए तो झीलें हुआ करती थी। राजस्थान में प्राकृतिक एवं कृत्रिम 2 प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि प्राकृतिक झीलें कैसी होती है एवं कृत्रिम झीलें कैसी होती हैं। तो प्राकृतिक की बात करते हैं, प्राकृतिक झीलों की बात करते हैं। तो प्राकृतिक झीलों में इस प्रकार की झीलें आती है। वे झीलें
जो या तो किसी क्रेटर से बनी हो या जिनमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, उस प्रकार की झीलें कृत्रिम झीलें, प्राकृतिक झीलें कहलाती हैं। कृत्रिम झीलें वे झीलें जो मानवों के द्वारा खोद कर बनाई गई हो, कृत्रिम झीलें कहलाती हैं। तो बच्चों, आप कृत्रिम एवं प्राकृतिक झीलों में अंतर समझ चुके होंगे। अब पढ़ते हैं, झीलें भी वर्षा जल के संरक्षण एवं भूजल स्तर को बढ़ाने के में बहुत ही अहम भूमिका एवं सहायक है। राजस्थान की कुछ झीलें बात करते हैं, झीलों की कुछ बातें करते हैं। तो फतेह सागर झील जो उदयपुर में है, फतेह सागर की झील उदयपुर का सौंदर्य है। पुष्कर झील जो अजमेर में है, कायलाना झील जो जोधपुर में है, सांबर झील जो खारे पानी की झील है वो जयपुर में है। हमारी राजधानी जयपुर में सांबर झील मौजूद है। इस प्रकार राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं। तो आपको अन्य झीलों के भी नाम लिखने हैं और ये झीलें किस जिले में स्थित है और इनका क्या क्या ऐतिहासिक महत्व है, ये भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जल संरक्षण की अगली कड़ी में आप नाम सुनेंगे बावड़ी। जैसे कि आप सिरोही गए होंगे, सीधा सा उदाहरण मैं बताता हूं, सिरोही गए होंगे तो सिरोही में बस स्टैंड के पास में जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के पास में जो एक इमली का पेड़ है, इमली के जस्ट पास में एक बावड़ी बनी हुई है जिसको लोहे की जालियों से ढका हुआ है, वो बावड़ी है। तो बावड़ी जल संचयन एवं संरक्षण की एक प्राचीनतम विधि है और राजस्थान में सभी जिलों में लगभग एक न एक बावड़ी होगी। बावड़ी राजस्थान में राजाओं द्वारा निर्मित एक अति प्राचीनतम जल संरक्षण का तकनीक एवं विधि है और यह बहुत ही सुंदर कलाकृतियों द्वारा निर्मित होती है। तो बावड़ी जल संचयन एवं संरक्षण की एक प्राचीनतम तकनीक होती है। बावड़ियों को सीढ़ीनुमा कुआं भी कहते हैं। इसकी तलहटी में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती है। एक कुआं होता है जिसको आप सीढ़ीनुमा कुआं कह सकते हैं और सीढ़ीनुमा कुएं को बावड़ी ही कहते हैं और इसके तल पर उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई होती है। प्राचीन काल में लोग पानी को पीने के लिए, पानी के उपयोग करने के लिए इसकी सीढ़ियों से नीचे उतरते तो पानी भर करके लाया करते थे। तो बावड़ी जल संचयन एवं संरक्षण की एक अति प्राचीनतम तकनीक है। जल संरक्षण की अगली कड़ी में बढ़ता है टौबा। जल संरक्षण की अगली कड़ी में बढ़ता है टौबा। राजस्थान में टौबा जल संरक्षण एवं संचयन की एक प्रमुख विधि है। सीधी सी बात है कि अंतिम टॉपिक है जल संरक्षण एवं संचयन का। राजस्थान में टौबा जल संचयन एवं संरक्षण की एक प्रमुख विधियों में से सम्मिलित यह एक पारंपरिक विधि है। यह और पारंपरिक स्रोत भी कह सकते हैं, पारंपरिक विधि भी कह सकते हैं। तो पारंपरिक विधियों में से एक है। पारंपरिक का मतलब जो लंबे समय से, पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह नाड़ी के आकार का होता है लेकिन नाड़ी से बड़ा होता है। नाड़ी का अर्थ होता है छोटा तालाब। तो बच्चों, यह था आपने आज तक जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं जल संरक्षण का जो टॉपिक था वो यहीं पे आज संपूर्ण होता है, पूरा होता है। इसके बाद में आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, होमवर्क में करना है आपको जल संरक्षण व प्रबंधन की कोई 3 उपाय बताने। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जल संरक्षण के लिए जल की उपलब्धता बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना एवं जो तीसरा सिद्धांत था वो था कि प्रदूषित जल को स्वच्छ करके पुनः उपयोग में लेना। अब जो अगला जो प्रश्न आता है, राजस्थान राज्य में प्रचलित विभिन्न जल संग्रहण की पद्धतियों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह का जो प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में या आपको किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिले तो इसका सुंदर आंसर आप कैसे लिखेंगे? राजस्थान राज्य में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक स्रोतों के रूप में राजस्थान में विभिन्न प्रकार की पद्धतियां प्रचलित हैं, जिसमें है तालाब, झीलें, टौबा, बावड़ी इत्यादि। अब जो तीसरा प्रश्न है कि समाकलित जल संभर प्रबंधन से आपका क्या तात्पर्य है, समझाइए। तो समाकलित जल संभर प्रबंधन एक जल को प्रबंधित एवं संरक्षित करने की इकाई है। तो समाकलित जल संभर प्रबंधन एक भू क्षेत्र होता है जिसके जरिए आप
वर्षा के जल को अधिक से अधिक संग्रहित कर सकते हैं एवं उसका प्रबंधन एवं संचयन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।